30 जने बैठेंगे, बाकी बेंच खाली पड़े रहेंगे ना। वेरी गुड। सो ये इस सेशन की आप लोगों के साथ पहली बातचीत हमारी हो रही है। इससे पहले तो हमारी बातचीत हुई नहीं। वेरी गुड। आज बहुत लिमिटेड टाइम हमारे पास है, बहुत ही लिमिटेड टाइम में हम बहुत छोटी छोटी 2-4 बातें करेंगे और तुम लोगों के साथ एक डिस्कशन करेंगे। पहले नंबर पर जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास पढ़ रहे हैं, तो सभी के सभी लोग पढ़कर मेहनत करके काबिल बनने आए हैं। एक आधा ऐसा भी है जो पढ़ना टारगेट नहीं है उसका, मेहनत करना टारगेट नहीं है, सबका पढ़ना, मेहनत करना, अच्छे नंबर लेना ये टारगेट है। वेरी गुड। अब जो क्लासेस हैं प्रॉपरली तुम्हारी 1 नंबर पर मैथ की क्लास मेरी चलती हैं। सबको समझ में आता है? अब मैं कुछ क्लासेस, जैसे एक क्लास लूंगा मैं 8वीं क्लास में से, एक क्लास में लूंगा 9वीं क्लास में से, एक 10वीं में से, एक 11वीं में से, एक 12वीं में से, ताकि मुझे पता चले तुम लोग कितना अच्छा सही से पढ़ रहे हो, कितना नहीं पढ़ रहे हो। तो कुछ क्लासेस मैं तुम्हारी क्लास में से लिया करूंगा। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? दूसरे नंबर पर जो जीके की क्लास लगती है, बबीता मैम पढ़ा रही है, मामला बिल्कुल सही है या कोई प्रॉब्लम है? अब इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, प्रीति मैम की क्लासेस कुछ जगह पर हैं, इंग्लिश की कुछ जगह पर वर्षा मैम की क्लासेस हैं। कोई दिक्कत है किसी को? प्रॉपर सिस्टम से क्लासेस लगना, प्रॉपर पढ़ाई होना, सब चीजें सही हो गई। इसके बाद जो है जैसे कश्मीर सर की मैथ की क्लासेस हैं, कोई दिक्कत उनमें? अब सुनील सर की साइंस की क्लासेस हैं, उनमें कोई दिक्कत? तो पढ़ाई प्रॉपरली चालू हो गई। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी की कुछ किताबें आई हैं, कुछ किताबें नहीं आई हैं, या सभी की आ गई सारी? किसी किताब में कोई इशू है या सबकी सारी किताबें आई हुई है? सबकी सारी किताबें आई हुई हैं। वेरी गुड। कॉपीज बना ली सबने? एक आधा चैप्टर चालू हो गया पढ़ना? जो ये टीचर पढ़ा रहे हैं तो ये सही से काम चल रहा है तुम्हारा? अब जितने जो क्लास टीचर्स हैं पढ़ा रहे हैं, उनके साथ ही क्लास अटेंडेंट हैं, उनके साथ तुम्हारा टाई अप सही है? या किसी किसी क्लास में कुछ इश्यूज हैं? तुम कुछ और सोचते हो, क्लास अटेंडेंट कुछ और सोचते हो, टीचर अलग सोचते हो, हम कुछ और अलग सोचते हो। तो यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। तुम्हें अगर कभी कोई कुछ भी गड़बड़ लगती है तो वो मुझे, बबीता मैम को, अन्नू मैम को, या बाकी किसी भी टीचर को कभी भी तुम बता सकते हो। सबके साथ बातचीत है तुम्हारी? मुझे भी जानते हो तुम? मैं क्या करता हूँ यहाँ पर? मैथ पढ़ाता हूँ। मैथ की मेरी क्लास किसने नहीं ली अब तक? सबने न्यू जर्नल की किताब ले ली? कुछ लोग कह रहे थे किताब नहीं ली है। सबने ले ली? करना शुरू कर दिया? 3 से 4 महीने लगेंगे, न्यू जर्नल का मैथ पूरा हो जाएगा। तो न्यू जर्नल का मैथ पहले एक बार पूरा करना टारगेट में रखेंगे। फिर 10वीं और 12वीं क्लास में कंपटीशन की क्लासेस बंद कर देंगे, उनके अंदर सिर्फ बोर्ड की क्लास चलेंगी। गर्मी की छुट्टियों तक या और उसके बाद तक हम लोग कंपटीशन की क्लासेस चलाएंगे। एक कंपटीशन का आइडिया तुम सभी लोगों को हो गया है। जितने लोग तुम यहाँ पढ़ रहे हो, तो बेटा तुम लोगों को यहाँ पर जो तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई है, तो ये स्कूल की पढ़ाई तो हो ही रही है, इसके साथ तुम्हारी कंपटीशन की पढ़ाई भी होती रहेगी। ठीक है? 12वीं क्लास पास करते ही सरकारी नौकरी लगना कितने बच्चों का टारगेट है? सभी सरकारी नौकरी लगने के लिए आए हैं? कुछ लोग बीच बीच में इधर उधर भटक जाते हैं, फिर इधर उधर मामला बिगड़ता है, तो बड़ी दिक्कत की बात होती है। मैं तुम्हें 2 बात समझाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी इस बात को पूरी करूंगा, बबीता मैम फिर बात करेंगी।
मैंने बहुत बार बताया तुम्हें, एक लड़का यहाँ पर हमारे पास आया था मोहित, ऐसे ही बहुत सारे बच्चे आते हैं। एक दूसरे एंगल से बात को समझाऊंगा। ये मोहित 12th क्लास पास करके हमारे पास आया, 3 साल पढ़ा, 3 साल रेगुलर क्लास में आके पढ़ा, मतलब नौकरी लगने में 2-3-4 साल लगते हैं। अब यहाँ आके फिर ये पढ़ा, पहले क्लर्क लग गया HSSC में क्लर्क, फिर ये लग गया दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल। इसके बाद ये पढ़ता रहा, ये CGL क्लियर करके और असिस्टेंट अकाउंटेंट लग गया नीति आयोग में, और फिर उसके बाद भी पढ़ता रहा। अब ये है नायब तहसीलदार। तो मेरी बात समझ गई? इसकी एज अब है लगभग 26 साल 27 साल इतनी है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता पर 26-27 में है। मोहित के लिए एक रिश्ता आया, एक लड़की, अब वो भी 26 साल की है। उसने पहले BSc की, फिर उसने MSc की, फिर उसने B.Ed की, फिर उसने MPhil की, और अब वो कर रही है PhD। अब क्या कर रही है वो? आ रही बात समझ में? वेरी गुड। इसने क्लर्क बन के 30,000 रुपये महीना के हिसाब से भी कमाए होंगे, गुणा 4 महीने कमाए तो 1,20,000 रुपये कमा लिए। फिर दिल्ली पुलिस में लग गया, अगर 50,000 रुपये महीना के हिसाब से इसने कमाए होंगे, गुणा 12 करें तो ये हो गया 6 लाख, और इसकी मैं बात करूं गुणा 4 साल तो ये 24 लाख, 24-25 लाख यहाँ कमाए, 1 लाख यहाँ कमाए। फिर CGL में लग गया तो 70,000 के आसपास अगर उसकी इनकम रही होगी, गुणा 12 करें तो ये 8,40,000, और गुणा 2 करें, 2-2.5 साल वो लगा रहा, तो इस हिसाब से उसके 20 लाख रुपए यहाँ पर हो गए। अगर मैं फिर इसके बाद बात करूँ अब तहसीलदार की, तो तहसीलदार के अंदर तो ये जो है जैसे ये लगातार कंटिन्यूअस कमा रहा है, और ये लगातार कमा रही है, खर्च कर रही है। तो हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? कमाने वाला, खर्च करने वाला? ये जब तक नौकरी के रास्ते पर जाएगी तब तक तो देखो कितने सालों से ये लगातार कमा रहा है, हाँ या ना? जो मैंने बोला समझ में आया? अगर तुम लोग बहुत अमीर आदमी हो, तुम्हारे घर में खूब सारे पैसे हैं, तुम्हें पैसे की कोई दिक्कत नहीं, फिर ये सही रास्ता है। अगर तुम्हारे घर में दिक्कत है तो फिर सरकारी नौकरी का रास्ता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं ना, एक गलत ट्रैक पकड़ के गलत रास्ते पर चले जाते, तो वहाँ झंझट है। तो तुम लोगों को अपनी स्कूल की पढ़ाई और कंपटीशन की पढ़ाई दोनों को मैच करके तुम चलोगे तो तुम्हारा एक बहुत बेटर फ्यूचर बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर तुम्हारी सरकारी नौकरी 12वीं करते ही लग जाएगी। अब ये तो 12वीं के बाद आया, 3 साल लगे। अब तुम 8वीं में, 9वीं में, 7वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में पढ़ रहे हो, तो ये साथ साथ तुम्हारा काम चल जाएगा। और सही तरीके से पढ़ना, इसके ऊपर कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना। बेस्ट एजुकेशन मिलेगी। चल रही है बेस्ट एजुकेशन या नहीं? बोल दो। वेरी गुड। चलो बबीता मैम कुछ बातें करेंगी तुम्हारे साथ, पढ़ाई और पढ़ाई के साथ संस्कार कैसे मेंटेन करने हैं, और किस प्रकार से तुम्हें डूज एंड डोंट्स की थोड़ी सी लिस्ट अपने पास रखो। पढ़ना, मस्ती, सारा काम होगा, सीरियस बन करके नहीं रहना है। खूब मस्ती करेंगे लेकिन अपने आप को अपने संस्कारों में बांधे रखना बेटा। गुड आफ्टरनून बेटा। यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक बार खड़े हो जाते हैं। रिस्पेक्ट, रिगार्ड मन से होता है, दिखाने से नहीं होता। चलो आज टाइम बड़ा कम है तो बहुत मोटी मोटी सी बातें करते हैं, क्योंकि फिर जिस दिन समय मिलेगा 2 से 3 का पूरा टाइम। आज तो 2:31 तो हमें नीचे ही हो गए थे, वो क्लास सेट ही नहीं हो पाई थी। देखो बेटा, अब तुम लोग जिस उम्र के बच्चे यहाँ बैठे हैं, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, हम ये मान के चलते हैं 8th का बच्चा इस टाइम पर 13 साल के आसपास की उम्र का है। सब तुम लोग 12 से ऊपर हो, इसका मतलब तुम लोग टीन एज वाले बच्चे हो। हमारे पास जो यहाँ बैठे हैं 13, 14, 15, 16, 17 इसी ग्रुप के हैं। ऐसा कोई है जो 17 से ऊपर कूद गया हो? कोई भी नहीं होगा। ऐसा भी कोई नहीं होगा जो 12 ही साल का हो। इसका मतलब तुम 12 साल के नहीं हो अभी, तो वही कह रहे ना 12 से ऊपर हो। 12 से नीचे कोई नहीं बैठा ना यहाँ, 11 का या 11.5 का। जो बच्चा 8th क्लास में आता है वो 13वें साल में होगा ही होगा, क्योंकि उससे पहले बेटा हमारे देश में पढ़ने का प्रावधान नहीं है।
तुम सब ध्यान से देखो, अब टीन एज के स्टूडेंट्स हो, क्या तुम जानते हो टीन एज कौन सी होती है? टीन एज का मतलब सिर्फ 13, 14, 15 नहीं है। टीन एज का मतलब एक ऐसी उम्र जिसमें हम इस सोसाइटी को बहुत अच्छी तरह से समझने की समझ पैदा कर सकते हैं। अब तुम में से कोई भी बच्चा नहीं है, तुम लोगों को चाइल्डहुड पार किए हुए एक टाइम हो गया। टीन एज ना हम सब लोगों के अंदर बदलाव लाती है, हम फिजिकली बदलते हैं। जैसे 2 साल पहले याद करो, तुम्हारी हाइट कम थी, तुम्हारी शक्ल भी अलग थी। हो सकता है तुम्हें आपस में फील ना हो क्योंकि तुम रोज़ एक दूसरे को देखते हो, पर ये हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा बदलाव वाला फेज़ होता है जिसमें तुम सब बैठे हो। 8th, 9th, 10th, 11th, 12th में, खासकर 8th, 9th, 10th को हम फर्स्ट फेज़ मानते हैं, 11th, 12th को सेकेंड फेज़। ये हमारी टीन एज के साल हैं, इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। जो बच्चे इस एज के यहाँ बैठे हैं उनके अंदर फिज़िकल चेंजेस बहुत जल्दी और ज़्यादा आएंगे। हाइट बढ़ जाएगी, हेल्थ पे असर पड़ेगा। अब अपने खान पान पे ख़ास ध्यान रखना। अब तुम्हारी हाइट, जितना अच्छी डाइट लोगे ना उतनी बढ़िया निकलेगी। प्रोटीन रिच डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए तुम लोगों की एज में, टीन एज में। जैसे खूब दाल खाओ, जो लोग नॉनवेज खाते हैं नॉनवेज भी खा सकते हैं। बुराई किसी चीज़ में नहीं है, ये अपने मन की इच्छा है। जिसका मन करे वेजिटेरियन फूड लो, जिसका ना मन करे नॉनवेज खाओ, किसी को बुरा नहीं कह सकते, सब ठीक है। जिसका मन करे एग्स खाओ, ना मन करे मत खाओ। लेकिन दाल तो हर कोई खाता ही होगा ना, चाहे वो वेजिटेरियन है नॉनवेज खाने वाला। दाल ज़रूर लो बेटा, सोयाबीन खाया करो। और अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, तुम्हारे पिताजी थोड़ा बहुत ठीक ठाक कमाते हैं, तो रोज़ अपनी डाइट में ना फल फ्रूट भी लेने चाहिए। दूध के साथ साथ इस मौसम में लस्सी दही। क्यों कह रही हूँ मैं ये सब बातें? क्योंकि इस एज में आपकी ना बेटा इंटरनल बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आपके सिस्टम में ना, पूरी बॉडी के सिस्टम में अगर अब खराबी आ गई तो आप अगले 40-50 साल बीमारियों से घिरे रहोगे। और अगर अब तुमने हेल्थ को ठीक रखा, अपनी बॉडी को अंदर से मजबूती दी, तो तुम अगले 40-50 साल कहीं डॉक्टर के पास तुम्हें जाना ही नहीं पड़ेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम तुम्हारी एज में क्या है? आजकल बच्चों को ना पैकेट्स के खाने खाना बड़ा अच्छा लगता है। काश कोई रोज़ हमें कुरकुरे दे दे, मोमोज़ खिला दे, कोई हमें पिज़्ज़ा खिला दे, बर्गर खिला दे। एक बेटा अपना नियम बना लो। मैं ये नहीं कहती बिल्कुल मत खाओ, खाओ क्योंकि ज़माने की ज़रूरत है, समय बदल रहा है। लेकिन एक ना रूल बना लो कि भाई हफ्ते में एक दिन हम अपने पापा मम्मी भाई बहन परिवार के साथ जाके बाहर खा आएंगे। अकेले रोज़ खाना कि कैंटीन से खा लिया, पड़ोस से खा लिया, ये नहीं करना बेटा। जो फैमिली के साथ खाने में मज़ा आएगा ना, वो अलग ही मज़ा है। अपने पापा मम्मी को भी ये बात कह दो कि हम रोज़ बाहर का नहीं खाएंगे, हफ्ते में एक दिन आप हम सबको लेके चलना। उस दिन फिर थोड़ा घूमो फिरो। जिसके पास जितने रुपए हो ना वैसे खर्च कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हम महंगे रेस्टोरेंट में जाएं, 10,000 खर्च करके आएँ। आपके पापा के पास कम पैसे हैं, कोई बात नहीं, रेहड़ी पे सस्ती चीज़ें खा लो। लेकिन अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। और तुम्हारी एज के बच्चे या तो पढ़ाई में बैठे रहते हैं या फिर फ़ोन पे लगे रहते हैं। तुम सब ज़्यादातर टाइम फ़ोन पे, पता नहीं चलता तुम्हें, ख़राब कर देते हो। थोड़ा थोड़ा टाइम ना सब बच्चों को अपनी फैमिली के साथ रोज़ बिताना है। अपनी मम्मी से जाके, अपने पापा से जाके बात करनी है। तुम में से ज़्यादातर के पापा वर्किंग होंगे, कुछ एक की माएँ भी वर्किंग होंगी। अगर मम्मा हाउसवाइफ हैं तो घर जाके उनसे बातें किया करो, बेटा आज हमने क्या किया, आज हमने क्या पढ़ा, मैं कैसा फील करता हूँ, मैं कैसा फील करती हूँ। कई बार पता है क्या होता है, तुम्हारी एज में हम ना अपने घर वालों से कटने लगते हैं जब 13, 14, 15, 16, 17 के होते हैं, और हमें लगता है हमारे घर वाले हमें समझ नहीं रहे। ऐसा नहीं है, तुम्हारे पापा और मम्मी बिल्कुल उसी एज में से गुजरे जिसमें से तुम गुजरे हो, और तुम बड़े लकी हो। आजकल के पापा मम्मी ना ब्रॉड माइंडेड हैं, वो खुले विचारों के लोग हैं, खुले दिमाग वाले लोग हैं। वो तुम्हारी बातों को सुन लेंगे। अगर गुस्सा करें, कुछ कहें, तो जब पीटीएम होगी ना तब तुम हमें बता देना कि मेरे घर में मेरे माँ बाप इस बात को नहीं समझते, हम उनको ये बातें समझा देंगे। लेकिन तुम इतना करना बेटा कि तुम गलत रास्ता मत पकड़ना। सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसान की सोसाइटी में, घर में, परिवार में ज़बान की वैल्यू होना। जैसे तुमने एक बात कह दी, तुम्हें इतना सच पे खड़े रहना है कि तुम्हारे माँ बाप सपने में भी इस बात पे बिलीव ना करें कि मेरा बेटा झूठ बोल सकता है या मेरी बेटी झूठ बोल सकती है, गलत काम कर सकती है। अब ये कैसे फेथ कमाएं, कैसे हम इतने काबिल बने कि लोग हमें ईमानदार माने, हमें सच्चा माने? इसका एक ही तरीका है, सच्चा बन के रहना पड़ेगा, ईमानदार बन के रहना पड़ेगा।
जो तुम गड़बड़ियाँ कर रहे हो ना, सबको पता होता है अपने आप की मैं गड़बड़ में हूँ। होमवर्क ना करना, कॉपी ना बनाना, क्लास में ध्यान ना देना, ये सब बेटा तुम्हें ना धीरे 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 एक रास्ते से हटा देंगी। अब देखो, मैं तुम्हें एक 9th क्लास की एक पोएम है, फर्स्ट पोएम इंग्लिश की, बहुत अच्छी पोएम है। उसमें एक बच्चे के बारे में बताया गया जिसके सामने 2 रास्ते हैं। याद है वो पोएम 9th 10th वालों को? 2 रास्ते हैं ना। हम सबकी लाइफ में ना बेटा 2 रास्ते होते हैं। मान लो तुम अभी यहाँ खड़े हो, जो टीनेजर बच्चे हैं, हम एक जगह खड़े हुए हैं टीनेज की स्टार्टिंग में। यहाँ से 2 रास्ते निकलेंगे, दोनों कुछ टाइम तुम्हें लगेगा बराबर हैं, लेकिन असलियत में एक रास्ता पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। जैसे अभी है अप्रैल, अभी तुम लोगों को दोनों रास्ते ठीक लग रहे हैं। किताब ना पढ़ना, घर जाके ना पढ़ना, कॉपी ना बनाना, काम ना करना, पढ़ते टाइम हंसते रहना, तुम्हें नॉर्मल लग रहा है। अभी तुम्हारे रिजल्ट नहीं आया ना, अभी तो सब चीज़ें ठीक हैं। लेकिन कुछ समय बाद तुम देखोगे जो लोग ठीक से काम कर रहे होंगे ना, वो तो बिल्कुल सीधे रास्ते पे चलेंगे, और जो थोड़ा 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 गड़बड़ कर रहे हैं उन्हें पता नहीं चलेगा, वो धीरे 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 दूर निकल जाएंगे। हमारा टारगेट जो है ना, वो इनको अचीव करना इनके लिए पॉसिबल होगा जो डायरेक्ट चलते गए। जिन लोगों ने रास्ता बदलने की कोशिश की, जब वो रास्ता बदल रहे थे ना, तो देखो ये गैप स्टार्टिंग में कम था, पता नहीं चल रहा था, लेकिन आगे जाते जाते ये गैप बढ़ता चला गया, और ये गैप आपको आपके रिजल्ट में दिखेगा। कुछ बच्चे तो टॉपर्स होते हैं और कुछ बच्चे मुश्किल से पास होते हैं। ये जो डिफरेंस है ना, ये सिर्फ मार्क्स का नहीं होता, ये भी बताता है कि किसने हमारी बात को सुना, टीचर्स की बात को। जैसे अब इस एज में ना उठना बैठना, पर्सनालिटी, हमारा अपने आप को कैरी करना, ये बड़ा मैटर करता है। जैसे कुछ लोग देखो, तुम्हें दिखता होगा तुम्हारी क्लास में थोड़े स्मार्ट से दिखते हैं और कुछ बेवकूफ़ दिखते हैं। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया था, किसी की हाइट कम किसी की ज़्यादा मैटर नहीं करती। मैंने ऐसे देखा, बहुत छोटे छोटे हाइट के लोग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, और कई बार अच्छी शक्लो सूरत, स्मार्ट पर्सनालिटी, लेकिन महादब्बू, वो बात ही नहीं कर पाते, बोल ही नहीं पाते। ये कैसे आता है बेटा अंतर? ये सब कहीं ना कहीं प्रभावित है हमारी स्कूलिंग से। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारा बॉडी का पोस्चर कैसा हो। खासकर ये 5th 6th तक तो सब ठीक है, लेकिन 7th 8th के बाद खासकर आपकी हाइट बढ़ने लगती है, आपके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, कंधों के साइज़ में, आपकी हाइट में, हेल्थ में, हर चीज़ में परिवर्तन आएगा। इस टाइम पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना, तो जैसे बेवकूफ़ लोग लगते हैं ऐसे तुम लगोगे। हमारे बैठने का तरीका, हम कंधे झुका के बैठे हैं, हम स्ट्रेट बैठे हैं, 1-2 दिन तो असर पड़ता है कि यार बड़ा दर्द सा लग रहा है कमर में, लेकिन फिर आदत बन जाती है बेटा। मुझे ध्यान है, मैंने सबसे ज़्यादा अपने ऊपर काम 8th 9th 10th में ही किया था, और 8th 9th 10th में अगर टीचर्स अच्छे मिल जाएं, हमें भी ये सिखाया गया था। हमारे एक मलिक सर थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, वो हमेशा टोकते थे, कैसे बैठे हो, नेल बाइटिंग क्यों कर रहे हो। तो 2-4 बार टोकने से ना हमें अकल आ गई कि मैं तब से 9th क्लास 14 ईयर्स से आज मैं 42 की हूँ, मैं कभी तुमने मुझे नहीं देखा होगा मैं नाखून काटती हूँ, ऐसे करके मैं करने लगूँ। कारण मेरे टीचर ने तब मेरी पर्सनालिटी में ये एक ट्रेट डाल दिया कि नेल बाइटिंग नहीं करनी। नेल बाइटिंग बहुत बच्चों की आदत है, टीचर्स को भी ध्यान रखना है। जैसे कोई देखे कैसे बैठा है, जैसे एक पर्सनालिटी का पार्ट होता है, आप कैसे दिखते हैं, ये बहुत मैटर करता है। किसी इंटरव्यू में जाओगे और तुम्हें बैठने का सलीका नहीं है तो तुम्हें बाहर कर देगा। कंधे हमेशा तने हुए हों, आपके चेहरे पे एक ये होना चाहिए कि हाँ, चेहरे पे दुख नहीं होना चाहिए, चेहरे पे खुशी का भाव, ये कि मैं सीखने को उत्साहित हूँ। हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, हमारी ज़बान भी अच्छी हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस एज में पीयर बना लेते हैं, पीयर मतलब एक ग्रुप बना लेते हैं, और अपने पेयर में, अपने ग्रुप में वो थोड़ा सा सोचते हैं कि मेरा एक दबदबा बनेगा अगर मैं गाली गलौज करूं, मैं गलत शब्दों का इस्तेमाल करूं। बेटा मेरी इस बात को ज़िंदगी भर याद रखोगे तुम, जिसकी भाषा अच्छी नहीं है ना, जिसकी ज़बान अच्छी नहीं है, उसकी वैल्यू भी नहीं होती सोसाइटी में। मोदी जी आज मोदी जी कैसे बन गए, राहुल गांधी क्यों नहीं मोदी जी की जगह ले पाए? दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है, बात करने का तरीका। जिस इंसान को बात करने का सलीका नहीं आया ना, वो कभी भी बहुत ऊपर जा नहीं पाएगा। अब ये किसी किताब से नहीं सीखा जा सकता, ये तो हमारा ग्रुप, हम कैसा ग्रुप बनाते हैं, हम कैसी ज़बान बोलते हैं, इसका सीधा संबंध है कि कल हम कैसा बोलने में सक्षम होंगे। जिन लोगों का ग्रुप अच्छा होता है ना, वो अच्छी ज़बान उनकी हैबिट बन जाती है। लैंग्वेज जो है ना बेटा, ये हमारी आदत है। अगर तुम अपने ग्रुप में गाली गलौज करते हो, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, मैं 100% आज तुम्हें बता रही हूँ, ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। कुछ साल बाद तुम छोड़ना चाहोगे, छूट ही नहीं पाएगी। मैं तुम्हारी मदर की एज की हूँ। जब मैं 11th में थी ना,
तो मेरे मन में था कि मुझे अपने ऊपर काम करना है। मेरी एक फ्रेंड थी छाया, हम दोनों क्लासमेट थे। उसके पापा बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, वो ट्वाइसी थे, मतलब बड़े अफसर थे। मेरे फादर भी ठीक ठाक पोजीशन पे थे, पर उतनी बड़ी पे नहीं थे। उसके पापा बड़े, बहुत बड़े ऑफिसर थे। तो मैंने उससे दोस्ती की क्योंकि उसका सर्कल बहुत अच्छा था। और फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे। शुरू शुरू में दिक्कत आई, लेकिन धीरे 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 हैबिट बन गई। और 11th और 12th मैंने अपनी लैंग्वेज पे काम किया, इंग्लिश पर। उससे क्या हुआ, मेरी वोकैब रिच हो गई, मुझे शब्द आने लग गए। स्टार्टिंग में तो अ करना पड़ता था, फिर धीरे 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 करके वोकैब अपने आप बढ़ती चली गई। कोई भी सीख सकता है। मैं बिल्कुल एवरेज थी। मैंने अपनी लैंग्वेज पे 11th 12th में काम किया। 6 to 8th मैंने काम किया, 6 to 10 तक अपने कॉन्फिडेंस पे। कॉन्फिडेंस कैसे बूस्टअप होगा, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज पर जाएंगे। जहाँ मैं खड़ी हूँ ना, ये स्टेज है। स्टेज वो होता है जब आप ऐसे खड़े हो और आपके सामने वाले आपको देख रहे हो। उस हर चीज़ को स्टेज मान लो, चाहे वो कहीं पे कहीं मंदिर की मंडली में हो, कोई गायकी में हो, कहीं भी वो स्टेज है। स्टेज को फेस करना बड़े होके बड़ा टफ है। फेस करने का मतलब मैं तुम सबको देख रही हूँ अब। लेकिन जब आप बचपन से इन चीज़ों को अपने अंदर डाल लेते हैं ना, फिर आपको बड़ा आसान लगता है। अब जैसे मैंने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा मुझे क्या बोलना है। मैं कभी नहीं सोचती मुझे क्या बोलना है, क्योंकि मैं बचपन से इसकी आदी हूँ कि स्टेज के सामने खड़े होना है तो जिस हिसाब का क्राउड है वैसी बातें करनी है। और जब मैं 9th में थी ना बेटा, 9th में तुम में से बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तब मैंने एक कविता पाठ में हिस्सा लिया था। वहाँ 12th के बच्चे भी आए हुए थे। मेरा फर्स्ट रैंक आया। पता है कैसे? मेरी कविता बहुत दमदार थी। मैंने खुद नहीं तैयार की, मेरी एक हिस्ट्री की टीचर थी, एसएसटी की टीचर थी, उन्होंने वो कविता लिख के मुझे दी। और मैंने उसको इतनी बार बोला, इतनी बार बोला, इतनी बार बोला कि मेरे भाई बहनों को भी वो कविता याद हो गई घर में। इतना पढ़ा। इसका मतलब एक एज में आपको कॉन्फिडेंस अगर आप बिल्डअप करना चाहते हैं तो स्टेज के सामने खड़े होकर बोलना चाहिए। इसका मौका कहाँ मिलेगा? आपकी क्लास में। आपकी क्लास में जब टीचर कहे ना भाई ये वाला चैप्टर याद करके आना, शुरुआत वहाँ से होगी। तो भाई आंसर किस किस को याद है आपको? जब आप उन 30 40 50 बच्चों के बीच में खड़े होकर आंसर करते हैं ना, तो आपका वो डर निकलने लगता है कि इतने लोगों के बीच में मुझे बोलना आ गया। वो 30 40 50 बच्चों से फिर आगे बढ़ के आपके स्कूल लेवल पे आएगा, फिर वहाँ से बढ़ के आपका, अब मैं कितने भी लोगों के सामने बोल सकती हूँ, मुझे सोचना ही नहीं पड़ता। लेकिन शुरुआत तो मेरी भी छोटी सी हुई थी ना। तुम उसी एज के हो, अब तुम्हारी शुरुआत का टाइम है। और बेटा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस धरती पर। जिसने सोचा उसने पा लिया, बस थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो अपनी संगत धीरे धीरे हैबिट्स में शामिल कर लो। तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो क्लास में दादागिरी टाइप के बनते होंगे कि हम तो दादा हैं। अगर उनको भी मैं यहाँ खड़ा करूँ तो वो 1 मिनट बोल नहीं पाएंगे। और पता है कैसे करते रहेंगे? ऐसे से हिलते रहेंगे, ऐसे। तुम्हें हंसी भी आएगी। मैं किसी एक को बुलाऊंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती अभी कि अभी किसी का कॉन्फिडेंस लूज़ हो। ये रियलिटी है। हम शरीर से तगड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ कमज़ोरी है ना, तो फिर आपकी वो टाइम फिस हो जाती है सबके सामने, वो बेइज्जती हो जाती है। तो इसलिए अगर तुम चाहते हो कि हमारी पर्सनालिटी अच्छी बने, तो अपने ग्रुप को अच्छा बनाओ। क्लास में एक आधा घटिया बच्चा हर जगह मिलता है, उसकी पहचान कर लो। उसकी गड़बड़ियों में उसका साथ बिल्कुल मत दो। और परिमल सर और मैं, जब तक मैं देखा है रोज़ तुम्हारी कॉरिडोर में से, तुम्हें नहीं पता चलता, 2 से 3 चक्कर मैं रोज़ काटती हूँ तुम्हारे कॉरिडोर में। मैं क्लास को पीछे से ऑब्जर्व करके जाती हूँ कि कौन क्या कर रहा है। तो जब तुम गड़बड़ कर, आज 11th में मैंने पूछा भी था शायद कौन सी क्लास है, मैम पढ़ा रही थी जब, ये रोज़ मेरी नज़रों में हो बेटा। अब कुछ समय बाद पर्सनल आके हम क्लासेस में बातचीत करेंगे, तो तुम्हारे अंदर वो चीज़ें डेवलप करने का काम हमारा, लेकिन इनिशिएटिव तुम्हें भी लेना पड़ेगा। आपस के सर्कल में अच्छी भाषा बोला करो। इंग्लिश के थोड़े से ज़्यादा वर्ड्स सीखो। काम करो अपने आप पर, अपने अच्छे बाल बनाना, अच्छी पर्सनालिटी, साफ़ कपड़े, नेल्स बिल्कुल साफ़ हों। ये दांत से नाखून नहीं काटना, बैठे बैठे मुंह पे ऐसे हाथ नहीं रखना। ये सब हमारे कॉम्प्लेक्स को दिखाता है। जिन लोगों में कॉन्फिडेंस कम होता है ना, आप देखना हमेशा उनके मुंह के ऐसे हाथ रहेंगे। हाथों को बिल्कुल दूर रखो। बैठने का तरीका बिल्कुल एक सलीका, कि कंधे बिल्कुल सधे हुए, हाथों का कोई मतलब नहीं है। और जैसे कोई टीचर बात करे, कभी यूँ खुजा रहे हैं, कभी यूँ खुजा रहे हैं, ऐसे नहीं करना होता। इससे आपकी पर्सनालिटी डाउन दिखती है। आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होके बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपनी आवाज़ बुलंद में किसी से बात करनी होती है। और ये सब करने के लिए आपको ज्ञान लेना पड़ता है। जो किताबें पढ़ाते हैं ना हम, मेरी क्लास सारे लोग लेते हो? क्या पढ़ा रही हूँ मैं आजकल? कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसने लिखा? कौन जनक है कॉन्स्टिट्यूशन का? क्या अंबेडकर जी को बहुत अच्छा माहौल मिला था?
उनसे 1000 गुना अच्छा माहौल तुम्हें मिला हुआ है। अंबेडकर जी कहाँ जीरो से निकले और कहाँ हीरो बन गए, तो तुम भी बहुत आगे आ सकते हो। लेकिन उनमें और तुम में क्या अंतर है? उन्होंने मन में ठान लिया कि सारी नेगेटिविटी को दूर करके, पीछे करके मुझे आगे बढ़ना है। जब अंबेडकर जी बोलते थे ना, तो बेटा अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देते थे। बड़े से बड़ा धुरंधर खिलाड़ी उनके सामने नहीं टिक सकता था। नॉलेज का इतना ज्यादा ताकतवर हथियार उनके पास था। तुम्हारे पास भी हो सकता है। महात्मा गांधी छोटी सी हाइट के, इतने लंबे तगड़े आदमियों के सामने क्या थे वो? पर्सनालिटी में कुछ भी नहीं, लेकिन आउटर, इनर ये दिमाग इतना बलवान, इतना ताकतवर कि आज दुनिया के कितने देशों में गांधी का नाम लिया जाता है। साउथ अफ्रीका में, गांधी हमारे देश के हैं लेकिन स्टैचू लगा हुआ है बहुत बड़ा साउथ अफ्रीका में, उस स्टेशन पर जहां गांधी को बेइज्जत करके, मार के, पीट के धक्का दिया था ट्रेन से। तुम सोचो उस आदमी ने कितना काम किया अपने ऊपर। उनकी हाइट अच्छी नहीं थी, वो कोई फिजिकली बहुत ताकतवर नहीं थे, ये बुद्धि की ताकत थी जिसने सबको चुप करने पर मजबूर कर दिया। तो ये तुम भी सोचो कि यार बुद्धि की ताकत से आगे बढ़ेंगे। इसका फायदा क्या होता है? इज्जत मिलती है, पैसा कमा सकते हैं, नाम मिलता है और अपने आप को सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्योंकि जब हमारी पर्सनालिटी अच्छी होगी ना, तो हम ज़्यादा लोगों से घुल मिल पाएंगे, ज़्यादा लोग हमें पसंद करेंगे, हम अपने आप को पसंद करेंगे। इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो अब मैं जब भी जाऊं तो मुझे कॉरिडोर में कोई गड़बड़ करता ना मिले। सब लोगों के चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए। जैसे हम होते हैं ना बेटा, वैसी एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं। हमारी बॉडी, हमारा माइंड इस सोसाइटी में जितनी तरह की एनर्जी है, इसको अट्रैक्ट करने लगता है। पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव वाइब्स तुम्हारे आसपास आएंगी। नेगेटिविटी से भरे रहोगे तो सारी दुनिया की नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। खुश रहना पहली बात। दूसरा, पढ़ाई पे ध्यान देना, फोकस रखना। जब टीचर बोले तो टीचर सब कुछ है, बस यार दोस्त साइड के, यार मुझसे बात मत कर। जब टीचर पढ़ा रहा है ना, मुझसे बात मत कर। तीसरा, पर्सनालिटी पे काम करना, अपनी लैंग्वेज अच्छी करना। ऐसा करोगे ना तो तुम देखना विद इन 1-2 मंथ्स तुम सबकी पर्सनालिटी में अपने आप सुधार आ जाएगा। और कोई भी सुधर सकता है, कोई भी आगे बढ़ सकता है, चाहे तुम कितने ही गवार हो, बुद्धू हो, मूर्ख हो। आज सोच लोगे ना, आज से काम करोगे, तुम जून के बाद देखना कितने बदले हुए नजर आओगे। सब कुछ बदल जाता है बेटा। कपिल शर्मा का तुमने देखा पहले कैसी शक्लो सूरत थी, आज कैसी है? कॉन्फिडेंस का लेवल, पैसा, सब चीज़ें बदल सकता है। तो तुम्हें भी ये बेसिक चीज़ें समझनी है। टीनेजर बच्चे से एक्सपेक्टेड होता है कि वो पर्सनालिटी पे काम करेगा, तो उस हिसाब से तुम भी काम करो। मेरा खुद का बेटा भी 12 साल का हो जाएगा, मैं उसको भी सेम बातें बताती हूँ बेटा। तुम्हें मैं कुछ अलग नहीं बता रही हूँ, मैं उसको भी ये कहती हूँ कि बेटा अब तू सीख ले, अपनी पर्सनालिटी पे काम कर, सीधे बैठना सीख। यही तुम्हें बता रही हूँ। हम सब अच्छे बन सकते हैं, बस थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? और टाइम टू टाइम जो भी तुम्हें दिक्कत हो, हम यहाँ हैं हर टाइम। 24 घंटे में तुम जितने घंटे यहाँ रहते हो, मैं, परिमल सर, प्रीति मैम या जितने हमारे टीचर्स हैं, किसी को भी पर्सनल प्रॉब्लम है, क्लास की प्रॉब्लम है, बिल्कुल बिना सोचे समझे बता सकते हो। और तुम्हारी प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम टीचर्स के लिए बहुत छोटी चीज़ है वो, ठीक है? दबना नहीं है, डरना नहीं है। क्लास का कोई बच्चा तुम्हें धमकाता हो, परेशान करता हो, तो हम तक ये बात पहुंचा दो, तुम्हारा नाम हम बताएंगे भी नहीं। कोई लड़की परेशान है तो भी हम, लेकिन अगर तुम गलत रास्ते पे चलते नजर आए तो फिर बेटा हम तुम्हारे साथ नहीं है। लड़कियों के लिए भी ये मैसेज है बेटा, अपने कैरेक्टर से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई भी लड़की या लड़का गलत रास्ते पे दिखे तो फिर बात गड़बड़ में आएगी। हम तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक तुम ठीक हो। तुम बिगड़ते नजर आए तो फिर तुम्हारे आसपास ना माँ बाप रहेंगे ना टीचर्स, फिर तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे अगर गंदगी के रास्ते पे उतरे। तो अच्छे रास्ते पे रहे तो हम सब तुम्हारे साथ हैं, फिर सब मिलके तुम्हें ऊपर उठाएंगे। चलो मेरी तरफ से इतना ही बेटा। देखो, पढ़ाई, खेल, मस्ती, ये सारी चीज़ें होंगी क्लास में। जैसे मैं भी आता जाता हूँ तो उसमें से देखता हूँ तो सारे के सारे आधों का ध्यान तो पीछे रहता, कौन आ गया। तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो पीछे क्यों देखते हो? हर एक बच्चे का ध्यान, क्या तुम्हें पता है, 2 जगह रहना चाहिए। बोले तो टीचर की तरफ और लिखे तो बोर्ड की तरफ। ये सबको पता है? अब क्लास में जाते आते कई बार देखते हैं तो पीछे की तरफ मुंह मिलता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। सबका ध्यान किस तरफ होना चाहिए? टीचर की तरफ, बोर्ड की तरफ। लिखें तो बोर्ड की तरफ, नहीं तो टीचर की तरफ। टीचर की बातें सुने। अब कुछ बच्चे अब भी नीचे देख रहे हैं, इनकी ये आदत खराब है, ये आदत सही करनी पड़ेगी।
मैं कहीं देख रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ कहीं के देख रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, तो उनके कंसंट्रेशन में दिक्कत होती है। फिर ये बात गड़बड़ में आ जाएगी। अब तुम लोग बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो और तुम्हें अच्छे लेवल पर अपना सिलेबस जल्दी निपटा लो ताकि फिर तुम्हारे पास टाइम रहे। अब जो टाइम आएगा ये बहुत गर्मी का टाइम आएगा, गर्मी के टाइम पर घूमना फिरना नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़े दिनों में फिर बरसात का मौसम आएगा तो दिल्ली में घूम सकते हैं, फिर थोड़ा सा और सर्दी का टाइम आएगा तो फिर बाहर भी घूम सकते हैं। तो इस प्रकार से घूमना फिरना पढ़ना लिखना ये सारी चीज़ें हमारे करिकुलम का हिस्सा होंगी और तुम्हारे पेरेंट्स को बुला करके हम ये सारी बातें समझा देंगे, बता देंगे प्रॉपरली। बात जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तुम्हें कहीं घूमने जाते हैं तो अच्छा लगता है खराब लगता है? नई नई चीजें देखना अच्छा लगता है खराब लगता है? थक तो नहीं जाते? चलो तो आज इतनी ही बातें करेंगे, छुट्टी का टाइम हो गया है, फिर से बातें करेंगे। तुम्हारे को जो भी लगता हो किसी भी टीचर से मिलके बात कर सकते हो, ठीक? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।